नमस्कार। आज हमारे सामने जो सवाल है वो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर इसकी कानूनी हकीकत काफी उलझी हुई है। हम सबने सुना है कि मेंटेनेंस यानी भरण पोषण ना देने पर पति को जेल हो सकती है, पर हमारे स्रोत एक चौंकाने वाली बात कहते हैं कि ये कोई क्रिमिनल अपराध है ही नहीं। हाँ, ये एक सिविल मामला है। बिल्कुल। तो फिर एक सिविल मामले में, मतलब पैसे के लेन देन में, सीधी गिरफ्तारी कैसे हो जाती है? इसी गुत्थी को आज सुलझाना है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा कंफ्यूजन है जो बहुत से लोगों को परेशान करता है। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो कानूनी विश्लेषण है और हाई कोर्ट के जो हाल के फैसले हैं, खासकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का मोहम्मद शहजाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाला मामला, वो इस पूरी तस्वीर को साफ कर देते हैं। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि मेंटेनेंस की रिकवरी का सही कानूनी रास्ता आखिर है क्या। हाँ, और क्यों अदालतें अब इसे व्यक्तिगत आजादी पर्सनल लिबर्टी के मौलिक अधिकार से जोड़कर देख रही हैं। तो चलिए इस मामले को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल पर आते हैं। अगर ये एक सिविल मामला है तो इसमें गिरफ्तारी जैसी सख्त कार्रवाई क्यों? या तो कुछ ऐसा हुआ कि आपने बैंक का लोन नहीं चुकाया और पुलिस आपको सीधा जेल में डालने आ गई? आपने बहुत सही एनालॉजी दी है। और यहीं पे ना भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 21 पिक्चर में आता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सही कहा। ये कहता है कि किसी भी इंसान की जान और उसकी पर्सनल लिबर्टी को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना छीना नहीं जा सकता। मतलब एक ड्यू प्रोसेस है जिसका पालन करना ही होगा। एग्जैक्टली। आप किसी को सिर्फ इसलिए जेल में नहीं डाल सकते क्योंकि आपको लगता है कि वो गलत है। एक तयशुदा प्रक्रिया है और उसका पालन करना ही होगा। और शायद इसी ड्यू प्रोसेस का पालन नहीं हो रहा था, इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद शहजाद केस में इतनी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया। हमारे स्रोतों के मुताबिक कोर्ट ने रिकवरी और गिरफ्तारी वारंट एक साथ जारी करने को न सिर्फ अवैध कहा, इल्लीगल कहा, बल्कि अमानवीय भी कहा। इनह्यूमन। ये बहुत बड़े शब्द हैं। बहुत बड़े शब्द हैं और जानबूझकर इस्तेमाल किए गए हैं। कोर्ट का इशारा साफ था। उन्होंने फैमिली कोर्ट्स के अत्यधिक उत्साह या जुडिशियल ओवर एंथुसियाज्म पर भी टिप्पणी की है। अच्छा? हाँ, असल में होता क्या है, फैमिली कोर्ट्स पर बहुत दबाव होता है कि पत्नी और बच्चों को जल्द से जल्द राहत मिले, जो कि सही भी है। लेकिन इस जल्दी में वो कानून में दी गई प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं और सीधे सबसे सख्त कदम यानी गिरफ्तारी पर पहुंच जाते हैं। वो पति के साथ एक अपराधी जैसा बर्ताव करने लगते हैं। बिल्कुल। तो कोर्ट ये कह रहा है कि इरादा भले ही नेक हो, लेकिन तरीका गलत है। आप एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को इस तरह नहीं छीन सकते। एग्जैक्टली। आप किसी की आजादी को शॉर्टकट लेकर नहीं छीन सकते। कानून का मकसद संतुलन बनाना है। एक तरफ पत्नी को उसका हक दिलाना है, तो दूसरी तरफ पति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा भी करनी है। और उसे सीधे अपराधी मान लेना उस संतुलन को बिगाड़ देता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो अदालत का ये अत्यधिक उत्साह गलत है और अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये तो हुई सिद्धांत की बात, पर अगर हम इसे जमीन पर उतारें, मान लीजिए आप एक जज हैं और आपके सामने एक ऐसा केस आता है, तो कानून की किताब आपको क्या करने को कहती है? सही कदम क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कानून की किताब यानी दंड प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी में इसके लिए एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया गया है। अच्छा। और उसको फॉलो करना कंपल्सरी है। इसमें कोई जंप करने का ऑप्शन नहीं है। तो क्या है वो प्रोसेस? पहला कदम क्या होगा? पहला कदम है नोटिस। नोटिस? हाँ। आप उस व्यक्ति को जिसे भुगतान करना है एक कारण बताओ नोटिस यानी शो कॉज नोटिस भेजेंगे। आप उससे पूछेंगे कि भाई तुमने पैसे क्यों नहीं दिए, कोई जायज वजह है? उसे अपनी बात रखने का एक मौका दिया जाएगा। बिल्कुल। हो सकता है उसकी नौकरी चली गई हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो। ठीक है, उसे बोलने का मौका मिला। मान लीजिए वो कोई जवाब नहीं देता या उसकी वजह जायज नहीं लगती, तब क्या? अब गिरफ्तारी होगी? नहीं, अभी भी नहीं। यहीं पर ज्यादातर गलतियां होती हैं। अच्छा। दूसरा कदम गिरफ्तारी नहीं बल्कि वसूली वारंट है, जो सीआरपीसी की धारा 421 के तहत जारी होता है। वसूली वारंट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अदालत पहले उसकी संपत्ति से पैसे वसूलने की कोशिश करेगी। उसकी चल या अचल संपत्ति मतलब मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को कुर्क यानी अटैच किया जा सकता है। जैसे उसकी कार, बैंक अकाउंट? हाँ, या कोई जमीन। मकसद पैसा वसूलना है, जेल भेजना नहीं। अच्छा, तो पहले उसकी प्रॉपर्टी से पैसे निकालने की कोशिश होगी, तो फिर जेल भेजने का नंबर कब आता है? वो आखिरी विकल्प है क्या? बिल्कुल।
जेल भेजना या कारावास तीसरा और बिल्कुल आखिरी उपाय है। ये तभी इस्तेमाल हो सकता है जब धारा 421 की प्रक्रिया यानी संपत्ति कुर्की के बाद भी पूरा पैसा वसूल ना हो पाए। मान लीजिए बकाया 1 लाख है और संपत्ति बेचकर सिर्फ 60,000 ही मिले, तो बाकी 40,000 के लिए अदालत जेल भेजने पर विचार कर सकती है। पर यह पहला या दूसरा नहीं, बल्कि आखिरी हथियार होना चाहिए। हमारे एक सोर्थ में एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु का जिक्र है, धारा 421 के एक परंतुक मतलब प्रोवाइजो के बारे में। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है और अक्सर मतलब नजरअंदाज कर दिया जाता है। धारा 421 का प्रोवाइजो साफ कहता है कि जब वसूली वारंट पर काम चल रहा हो, यानी जब अधिकारी संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया कर रहे हों, उस दौरान उस व्यक्ति को गिरफ्तार या जेल में नहीं रखा जा सकता। 1 मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जब अधिकारी उसकी संपत्ति का हिसाब किताब लगा रहे हैं या उसे बेचने की तैयारी कर रहे हैं, उस पूरी प्रोसेस के दौरान भी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये तो एक बहुत बड़ा लीगल प्रोटेक्शन है। बिल्कुल। और ये प्रोटेक्शन इसीलिए दिया गया है ताकि वसूली की प्रक्रिया सजा न बन जाए। कानून बनाने वालों का इरादा साफ था। रिकवरी और सजा 2 अलग-अलग चीजें हैं। समझ गई। आप रिकवरी के नाम पर किसी को परेशान नहीं कर सकते, लेकिन असलियत में, जैसा कि हमने देखा, अक्सर इस नियम को ताक पर रख दिया जाता है। स्रोतों में एक और दिलचस्प बात सामने आती है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, क्या ये हर किसी के लिए एक जैसी है? मेरा मतलब है, एक आदमी जो महीने की तनख्वाह पाता है और एक जो अपना बिजनेस चलाता है, क्या दोनों के लिए कानून का नजरिया एक ही है? नहीं। और यहीं पर कानून की खूबसूरती दिखती है। अदालत ने वेतनभोगी यानी सैलरीड लोगों और गैर वेतनभोगी जैसे कोई बिजनेसमैन या किसान, इनके लिए वसूली के नियमों में साफ फर्क बताया है। ये कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। ये दिलचस्प है। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है राहुल, जो एक आईटी कंपनी में काम करता है और उसकी एक तयशुदा मंथली सैलरी है। उसके लिए क्या नियम होंगे? तो देखिए, राहुल जैसे सैलरीड व्यक्ति के लिए, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट, सीआरपीसी की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। अच्छा, तो क्या लागू होगा? उसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी की धारा 60 और आदेश 21 लागू होंगे। और आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में कहें तो अदालत राहुल को गिरफ्तार करने या उसकी कार कुर्क करने के बजाय उसकी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट को एक आदेश भेजेगी। आदेश में लिखा होगा कि राहुल की सैलरी से हर महीने इतने 1,000 रुपए काटकर सीधे उसकी पत्नी के बैंक अकाउंट में जमा कराएं। इसे कहते हैं अटैचमेंट ऑफ सैलरी या गार्निशमेंट ऑफ वेजेस। ये तो बहुत ही सीधा और असरदार तरीका लगता है। इसमें किसी की आजादी भी नहीं छिनती और पत्नी को पैसे भी मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर एक सैलरीड इंसान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करना तो पूरी तरह से गलत प्रक्रिया हुई ना? बिल्कुल, ये प्रक्रिया का साफ उल्लंघन है, क्योंकि कानून ने सैलरीड व्यक्ति के लिए एक कम सख्त और ज्यादा प्रभावी रास्ता पहले ही दे रखा है। अब राहुल के उलट मान लीजिए एक दूसरा व्यक्ति है, समीर, जिसकी एक किराने की दुकान है। उसकी आमदनी तो हर महीने ऊपर नीचे होती है। हाँ, उसका कोई फिक्स्ड पेचेक नहीं है। सही कहा। तो समीर के मामले में सैलरी अटैचमेंट संभव नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ सीआरपीसी वाली सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी पहले नोटिस। हाँ, पहले नोटिस, फिर उसकी दुकान के सामान या दूसरी संपत्ति की कुर्की का प्रयास, और अगर उससे भी बात ना बने तो आखिर में जेल का विकल्प। तो आप देख सकते हैं कि कानून व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के हिसाब से अलग-अलग रास्ते बताता है। हाँ, बिल्कुल। आप बार-बार निष्पक्षता और प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। हमारे स्रोतों में सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत चर्चित मामले रजनीश बनाम नेहा 2021 का, उसका भी जिक्र है। क्या उस केस ने भी इस प्रक्रिया को और ज्यादा निष्पक्ष बनाने की कोशिश की थी? रजनीश बनाम नेहा भरण पोषण के मामलों में एक मील का पत्थर है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि देश भर की अदालतें मेंटेनेंस तय करने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रही थीं, जिससे बहुत कंफ्यूजन था। इसलिए कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की जो सभी निचली अदालतों के लिए मानना अनिवार्य है। इसका मकसद पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस लाना था। और क्या थी वो मुख्य गाइडलाइंस? कुछ खास बातें? सबसे बड़ी गाइडलाइन थी दोनों पक्षों के लिए एक विस्तृत हलफनामा यानी एफिडेविट फाइल करना अनिवार्य करना। पति और पत्नी दोनों को अपनी इनकम, संपत्ति, देनदारियां, खर्चे, सबका पूरा कच्चा चिट्ठा अदालत के सामने रखना होता है। मतलब पूरी पारदर्शिता? हाँ, और एक महत्वपूर्ण निर्देश ये भी था कि पत्नी को अपनी आय, संपत्ति
और उसके पास मौजूद गहनों का भी ब्यौरा देना होगा। तो इसका मतलब ये है कि मेंटेनेंस का फैसला हवा में नहीं लिया जा सकता। जज को दोनों की असली फाइनेंशियल कंडीशन देखकर ही कोई रकम तय करनी होगी। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा भी फैसला करते समय पति की कमाई के साथ साथ उस पर आश्रित दूसरे लोगों, जैसे उसके बूढ़े माता पिता या कोई और जिम्मेदारी, हाँ, या कोई लोन की ईएमआई, इन सब को भी ध्यान में रखना होगा। मकसद यही था कि कोई भी फैसला एक तरफा ना हो और जमीनी हकीकत पर आधारित हो। ठीक है, ये सब कानूनी प्रक्रिया और सिद्धांतों के लिहाज से बहुत स्पष्ट है, पर अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे जरूरी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो ये सब सुन रहा है और उसके खिलाफ एक ऐसा ही सशर्त वारंट या कंडीशनल वारंट जारी हो चुका है। उसमें लिखा है कि या तो इतने पैसे जमा करो, नहीं तो गिरफ्तार हो जाओगे। वो घबराया हुआ है। उसके पास फौरी तौर पर क्या कानूनी रास्ते हैं? ये सबसे प्रैक्टिकल सवाल है। स्रोतों के अनुसार उसके पास 3 मुख्य और असरदार रास्ते हैं। पहला और सबसे मजबूत रास्ता है उस वारंट को हाई कोर्ट में चुनौती देना। नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 528 के तहत, जो पहले CRPC की धारा 482 हुआ करती थी, हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके वारंट पर तुरंत रोक यानी स्टे लगवाई जा सकती है। और हाई कोर्ट में जाके वो क्या दलील देगा? किस आधार पर चुनौती देगा? यहीं पर दूसरा उपाय काम आता है, जो है प्रक्रियात्मक उल्लंघन का तर्क। मतलब अ प्रोसीजरल वायलेशन। हाँ, वो हाई कोर्ट को बताएगा कि निचली अदालत ने कानून का पालन नहीं किया। उसने CRPC की धारा 421 के तहत संपत्ति कुर्की की कोशिश किए बिना ही सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, जो मोहम्मद शहजाद केस के फैसले के हिसाब से पूरी तरह अवैध है। ये एक बहुत मजबूत दलील है। बहुत मजबूत, क्योंकि ये सीधे सीधे स्थापित कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। और तीसरा रास्ता क्या वो भी है? हाँ, तीसरा रास्ता खास तौर पर सैलरीड लोगों के लिए है। अगर वो व्यक्ति वेतन भोगी है तो वो हाईकोर्ट में ये तर्क दे सकता है कि वसूली तो CPC की धारा 60 के तहत उसकी सैलरी से होनी चाहिए थी। निचली अदालत ने CRPC का इस्तेमाल करके गलत प्रक्रिया अपनाई है। अच्छा, ये तीनों ही तर्क बहुत ठोस हैं और इन आधारों पर हाईकोर्ट से राहत मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो जो सबसे बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं वो क्या है? मुझे लगता है सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि मेंटेनेंस ना देना एक सिविल लायबिलिटी है, कोई क्रिमिनल जुर्म नहीं। दूसरी बात, गिरफ्तारी पहला गुस्सा नहीं बल्कि आखिरी बेबसी भरा उपाय होना चाहिए। कानून में पैसा वसूलने के लिए एक स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है, पहले कुर्की फिर कुछ और इन सब के ऊपर है हमारे संविधान का अनुच्छेद 21, जो कहता है कि किसी की आजादी मजाक नहीं है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि कानून का असली मकसद किसी की मदद करना है, उसे सजा देकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना नहीं। इस मामले में मकसद पत्नी को फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, पति को जेल भेजना नहीं। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। कानून का पूरा ढांचा इसी संतुलन पर टिका है। एक तरफ आश्रित की जरूरतें पूरी हों और दूसरी तरफ भुगतान करने वाले के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। और फैमिली कोर्ट से यही उम्मीद की जाती है कि वो इस संतुलन को हमेशा याद रखें। बिल्कुल। फिर भी जमीनी हकीकत में फैमिली कोर्ट्स अक्सर इन्हें नजरअंदाज करते हुए क्यों दिखते हैं? स्थापित कानूनी प्रक्रिया और असल अदालती कार्रवाई के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? ये हमारी व्यवस्था के बारे में क्या दर्शाता है, जब एक पक्ष को अधिकार दिलाने के उत्साह में दूसरे पक्ष के मौलिक संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी हो जाती है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।